चलो आगे बढ़ू। शैल वी स्टार्ट? राइट डाउन as per section 71 2 sorry, not 2, 4, as per section 71 subsection 4, where the debentures are issued by a company, where the debentures are issued by the company, comma, it should create a debenture redemption reserve as mentioned in rule 18 7 of Companies Act 2013। लिखेंगे अगले लाइन पे, DRR is to be created out of free reserves DRR is to be created out of free reserves only। now अगले लाइन पे लिखना DRR provisions, DRR provisions। तो दोस्तों आपका जो पूरा पेज है ना, वो इक्वल साइज के 4 पार्ट्स बनाइए। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वल साइज के 4 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो DRR प्रोविजंस फॉर AIFIs
regulated by RBI and banking companies. दूसरा कॉलम है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. other financial institutions. Then listed companies, 3 नंबर, listed companies, यहां पे ब्रैकेट में लिखूंगा other than one. other than one, and number 4 unlisted companies. other than one. तो दोस्तों जो भी जितने भी कंपनियां हैं उन कंपनियों को इन 4 कैटेगरीज में बांटना है. डीआरआर के प्रोविजंस इन चारों के लिए अलग अलग है. एंड में आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसानी है, ध्यान में रखना बिल्कुल आसान है, बट ये 4 कैटेगरीज को अलग अलग उन्होंने प्रोविजंस दिए हैं. अब ऐसा क्यों वो मत पूछना मुझे, क्योंकि क्या है लॉ में जो लिखा है वही हमें पढ़ाना पड़ेगा. इज इट राइट? अब लॉ ऐसा क्यों बना उसके बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है. ये देखो ये रहे रूल्स. तो मैंने क्या किया है, ये टेबल जो आपके नोट्स में है, डिबेंचर इशूड बाय एआईएफआई, मतलब क्या समझ में आएगा आपको वहां पे. ऑल चाहिए तो आप ये पेज नंबर का रेफरेंस लिख सकते हो. फॉर डिटेल्स रेफर पेज नंबर 226. फॉर डिटेल्स रेफर पेज नंबर 226. आप यहां पे लिख के रखना. समझ में आया? अरे बोलो. तो अब ध्यान से सुनना. तो एआईएफआई मतलब क्या? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स. तो डिबेंचर्स हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसेस विच वी हैव लर्न. नहीं तो डिबेंचर्स हम प्राइवेटली भी प्लेस कर सकते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट याद है ना, शेयर होल्डर्स शेयर्स के केस में हमने देखा था. इशू ऑफ शेयर्स के केस में अपने लोग पहले वाले डिसाइडेड होते हैं, उनको जितने जितने डिबेंचर देने हैं वो डिसाइडेड होगा, उतने उसके हिसाब से हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे. यानी उसके लिए उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने क्लोज ग्रुप में ही डिबेंचर इशू करेंगे. कॉल्ड एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स. एंड पब्लिक प्लेसमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करके, एप्लीकेशन मनी इनवाइट करके फिर अलॉटमेंट करना. आर यू गेटिंग दिस? तो चाहे कोई भी प्रकार का प्लेसमेंट हो, प्राइवेटली प्लेस्ड हो या पब्लिक प्लेसमेंट हो, एआईएफआई रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज को कंपलसरी कितना डिविडेंड डीआरआर क्रिएट करना है? नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड. ध्यान में रखना है, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर दीज कंपनीज. मतलब इन्होंने 1 रुपए का भी डीआरआर क्रिएट नहीं किया तो चलता है. बट मान लो कंपनी के स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने रिक्वायर डीआरआर क्रिएट कर दिया, तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं. मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना इनका? 0. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इनको. क्यों ऐसा दिया होगा इनको? मोस्टली बैंकिंग कंपनीज के पास पैसा पहले से ज्यादा होता है ना, और इनका मेन पर्पस क्या होता है?
लोन्स देने का, तो इनको पैसे सेव करके रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है डिपॉजिट्स का, और वैसे भी ये सेफ कैलकुलेशन करके ही लोन देता है, आरबीआई का इनके ऊपर कंट्रोल होता है, तो इनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं और पैसा रेज किया है, तो इनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हमें बस इतना ध्यान में रखना है। और जिन कंपनियों को डीआरआर क्रिएट करना है उनको कैसे क्रिएट, कितना परसेंट क्रिएट करना है वो देखेंगे बाद। तो ये टोटल 4 कैटेगरीज दिख रही है क्या? सेकंड कैटेगरी कौन सी है? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन सी? जो एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनी छोड़ के जो बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी बात यहाँ पे की है। देन उसके बाद लिस्टेड कंपनी, तीसरी कैटेगरी, एंड चौथी कैटेगरी कौन सी है? अनलिस्टेड कंपनी। तो मैंने ये 4 कैटेगरीज यहाँ पे ऐसे कॉलमनर लिखे हैं क्योंकि मुझे डीआरआर के साथ डीआरआरआई का भी कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। सिर्फ रिजर्व क्रिएट करके पैसा अपने पास नहीं रखना है, वो बैंक में भी इन्वेस्ट करना है, सॉरी वो किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट भी करने की प्रोविजन है, देखेंगे एक एक करके। तो आपको एटलीस्ट ये 4 कैटेगरीज क्या है समझ में आए? कौन से 4 कैटेगरीज है? एआईएफआई रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लिस्टेड कंपनीज अदर देन वन, मतलब एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनी छोड़ के बाकी के सारे लिस्टेड कंपनीज, एंड अदर देन वन बाकी के सारे अनलिस्टेड कंपनीज। क्या ये 4 कैटेगरी समझ में आई? चलो अब कंटिन्यू करते हैं। एआईएफआई है डिबेंचर्स इशूड बाय पब्लिक प्लेसमेंट हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट हो। डीआरआर कितना करना है इनको? नो डीआरआर। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? अरे बोलो ना। चलो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम एफआई के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने कितना डीआरआर करना है? DRR to be created is equal to as applicable to NBFC regulated by RBI। एंड आगे जाके मैं एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वहां पे भी कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या लिख दो? नो डीआरआर। इनको भी कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? देन नेक्स्ट आता है अदर सॉरी लिस्टेड कंपनीज अदर देन वन। इसमें 2 पार्ट्स करो। लिस्टेड कंपनीज में लिस्टेड एनबीएफसी है एंड लिस्टेड एचएफसी है। अब एनबीएफसी क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, आपके साथ डिस्कशन किया था। व्हाट इज एनबीएफसी का लॉन्ग फॉर्म? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब एक अलग लाइसेंस जो आरबीआई के द्वारा मिलता है प्राइवेट प्लेयर्स को लोन देने के लिए, जिसमें वो बजाज फिनसर वगैरह आते हैं। क्या बजाज फिनसर एक बैंक है? क्या आप वहां पे आपका सेविंग अकाउंट बना सकते हो? नहीं। एनबीएफसी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का परमिशन नहीं होता है। दे कैन इन्वेस्ट देयर ओन मनी एंड दे कैन लेंड द मनी टू द पब्लिक। खुद का पैसा पब्लिक को दे सकते हो बाय टेकिंग दिस लाइसेंस एनबीएफसी। तो एनबीएफसी भी एक कंपनी है दोस्तों। अगर वो लिस्टेड है तो दैट विल बी कॉल्ड एज लिस्टेड एनबीएफसी, जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे बजाज फिनसर्व इज लिस्टेड एनबीएफसी। समझ में आ रहा है क्या? उसका स्टॉक मिलता है मार्केट में, है वो, उसके शेयर में ट्रेडिंग होता है हर रोज, एंड इनफैक्ट अच्छा प्राइस भी है उसका एंड अच्छा रिटर्न भी है। ठीक है। एंड लिस्टेड एचएफसी मतलब ऐसी वाली कंपनी जो सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मतलब इनका एनबीएफसी की तरह ही, बट इन्होंने सिर्फ लोन किस चीज के लिए देना है? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। प्राइवेट प्लेयर्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना चाहते हैं, एचएफसी बना सकते हैं सिर्फ,
सिर्फ उनको हाउसिंग फाइनेंस करना है और किसी भी प्रकार का लोन देना है तो एनबीएफसी बनाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग लाइसेंस है आरबीआई के अंडर, उसके हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। तो दोनों भी लिस्टेड कंपनियां हैं, एनबीएफसी है या एचएफसी है, ठीक है। इनको भी डीआरआर करने की जरूरत नहीं है, नो डीआरआर। ठीक है, तो इनको भी डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट मान लो अदर लिस्टेड कंपनी है, ये एनबीएफसी छोड़ के बचे हुए सारे लिस्टेड कंपनीज कहां पे आएंगे, अदर लिस्टेड कंपनीज, तो इनको भी नो डीआरआर। पागलपन है, मुझे तो ये हंसी आती है इस सेक्शन के ऊपर। अभी तक किसके लिए डीआरआर बनाया हमने, किसी के लिए नहीं। समझ में आ रहा है क्या, इजी टू रिमेंबर है। अब अनलिस्टेड कंपनियों को फिर दो पार्ट्स में बांटना है, सेम दो क्लासिफिकेशन। एनबीएफसी, ऑब्वियसली ये कौन सी एनबीएफसी की बात हो रही है, अनलिस्टेड। एनएचएफसी अनलिस्टेड, इनको भी डीआरआर करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, तो बचा कौन, अदर अनलिस्टेड। बोलिए, यस यस डीआरआर, नो डीआरआर, नो डीआरआर, यस डीआरआर। ठीक है, डीआरआर कितने का क्रिएट करना है, 10% ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। मतलब 10 लाख के डिबेंचर अगर आपने पब्लिक को इशू किए हैं तो 10 लाख का कितना, 10%, यानी मात्र 1 लाख रुपए का डीआरआर क्रिएट करना है, मिनिमम है ये। कंपनी अगर 100% का करती है डीआरआर तो आपको कोई प्रॉब्लम है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लॉ बोलता है कि मिनिमम इतना पैसा साइड में रखो। कितना रखने के लिए बोला है, देखो 10%। जान दो, डीआरआर के प्रोविजन ऐसे है, देखो कंपनी लॉ में। अब मुझे मत पूछना कि ऐसे क्यों है, 10% ही क्यों लिया, आई डोंट नो, लॉ मेकर को पता। इज इट राइट, अरे बोलो ना, ये आउटस्टैंडिंग समझेगा ना आपको, लिखो अच्छे से, 10% ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। तो बिना ये डीआरआर के आप रिडम्पशन के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन कौन से कंपनी को बस डीआरआर क्रिएट करना है, अनलिस्टेड ऑदर्स, सिर्फ इनको ही डीआरआर क्रिएट करना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स। मुझे तो लगता है कि लॉ मेकर ने ये लॉ बनाते समय बहुत गड़बड़ की है। ठीक है, फिर एनीवे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन में जो कंपनी है वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड, बताया जाएगा। ब्रैकेट में नाम के सामने ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि क्या है। तो लिस्टेड एनबीएफसी लिखा, नो डीआरआर। लिस्टेड एचएफसी लिखा, नो डीआरआर। एआईएफआई रेगुलेटेड बैंक बाय बैंक लिखा, आरबीआई, नो डीआरआर। एआईएफआई सॉरी बैंकिंग कंपनी लिखा, नो डीआरआर। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा, नो डीआरआर। एक्चुअली नो डीआरआर नहीं है, डीआरआर इक्वल टू एनबीएफसी है। एनबीएफसी को कितना करना है डीआरआर, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, नो डीआरआर ही है, तो इसको भी नो डीआरआर। जिस दिन ये अमेंड होगा, एनबीएफसी को डीआरआर करने के लिए बोला जाएगा, उस दिन इनको भी लगाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बनाना पड़ेगा। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे बिहेव करना है, एनबीएफसी की तरह। एनबीएफसी को डीआरआर है क्या, नहीं, तो इनको भी डीआरआर नहीं है। अगली कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी। दो पार्ट्स में बांटो लिस्टेड कंपनीज को, एनबीएफसी एंड एचएफसी को नो डीआरआर, अदर लिस्टेड कंपनी को भी नो डीआरआर। अनलिस्टेड कंपनी एनबीएफसी एचएफसी को नो डीआरआर, अदर अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर। कितना करना है, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इज इट सिंपल टू रिमेंबर, फाइन। अब ध्यान से सुन लो, लिखो मत, इसको कंटिन्यू करना है चार्ट को। बट डीआरआर का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, ये बैलेंस शीट है। मान लो 10 लाख के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, जिस पीरियड में इशू किए उसी पीरियड में डीआरआर कर सकते हो, या फिर रिडम्पशन के पहले डीआरआर होना जरूरी है। कब डीआरआर क्रिएट करना है वो क्वेश्चन के ऊपर आधारित है, बट रिडम्पशन के पहले डीआरआर में उतना बैलेंस होना
जरूरी है। उतना मतलब कितना? 1 लाख रुपए का। और वो कहां से करना है? फ्री रिजर्व से। तो मान लो पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस है 2 लाख रुपए का, तो मैं सिंपली पी एंड एल से कौन से अकाउंट को भेज दूंगा? डीआरआर अकाउंट को भेज दूंगा। कितने? 1 लाख। और ये पी एंड एल का बैलेंस फिर हो जाएगा 1 लाख। आर यू गेटिंग दिस? इसको बोलते हैं डीआरआर क्रिएट करना। तो ये फ्रीज हो गया प्रॉफिट। मतलब अभी पहले वो डिविडेंड कितना बांट सकती थी कंपनी? 2 लाख का बांट सकती थी। अब डिविडेंड कितने पे आ जाएगा? 1 लाख। मतलब पैसा फ्रीज हो गया, मतलब पैसा कहीं ना कहीं बैंक में ही रहेगा, डिविडेंड करके बटेगा नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या? बट ये पैसा आपको कंपलसरी इन्वेस्टमेंट में लगाना है। एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज, बट थोड़ा सा परसेंटेज में पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तो अगली एंट्री हमारी होने वाली है DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? यानी डीआरआर के साथ कंपनियों को डीआरआरआई भी करना पड़ता है। डीआरआरआई मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना करना है? 15% ऑफ अमाउंट मैच्योरिंग ड्यूरिंग दैट ईयर, उतना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। एंड जब आप डिबेंचर रिडीम करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट बेच के वो पैसे लेने और बचे हुए पैसे खुद के डाल के रीपेमेंट कर देना है। ये सब अकाउंट्स में मैं आपको समझा दूंगा। बट डीआरआरआई का मतलब समझा क्या? एक इन्वेस्टमेंट भी खरीदो, ठीक है? तो वो डीआरआरआई का क्या स्कीम है देखते हैं। डीआरआरआई भी इन 4 कैटेगरीज में का समझना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे इसी टेबल को कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे एक लाइन चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो। डीआरआर के मैटर ओवर हो चुके हैं। उसी वर्किंग नोट में कंटिन्यू करना है। यहाँ पे लिखना है DRRI प्रोविजंस। DRRI प्रोविजंस। चलो, AIFI रेगुलेटेड बाय बैंक एंड बैंकिंग कंपनीज को नो DRRI। इनको DRR भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, DRRI भी करने की जरूरत नहीं है। बात पकड़ में आई क्या दोस्तों? बोलो ना रे। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनको भी DRRI की जरूरत नहीं है। सर जिसको जरूरत है वो बताओ ना। लिस्टेड कंपनीज को DRR की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनीज बाय द वे 2 कैटेगरीज में बांटनी है। पहली NBFC एंड HFC, एंड दूसरी अदर लिस्टेड कंपनीज। बराबर है क्या? तो दोस्तों आप ही बता दो, उनको DRR क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नो। तो टेक्निकली स्पीकिंग DRRI की जरूरत होनी चाहिए क्या? बट ऐसा नहीं है। मुझे मत पूछो कि ऐसा क्यों। यस, DRRI। और इसको भी, मतलब इन्होंने DRR नहीं क्रिएट करना है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है। वाह! मैं बोल रहा था ना कि लॉ मेकर लगता है कुछ अलग नशे में था। DRR नहीं करना है, मतलब पैसा रिजर्व से बाजू में नहीं निकालना है, बट कंपनी का पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना है। ठीक है, चलो खैर है तो है। आपको दिखाई देगा एंट्रीज में बाद में। DRR की एंट्री नहीं आएगी बट इन्वेस्टमेंट की एंट्री आएगी। कौन से कंपनीज के केस में? लिस्टेड कंपनीज के केस में, चाहे फिर वो NBFC HFC हो या फिर अदर लिस्टेड कंपनी हो, DRRI बनाना पड़ेगा। हाँ, अनलिस्टेड में NBFC एंड HFC को नो DRRI। आपको क्या लगा, यस होगा? नहीं, फिर सरप्राइज एलिमेंट कैसे आएगा? एंड यहां पे यस। पता नहीं ऐसा क्यों बनाया, कुछ तो रीजन हो सकता है, आई डोंट नो।
ठीक है, उतना डिटेल में आपको भी नहीं जाना है, नहीं तो आप लोग लग जाओगे इसके पीछे, काय कारण है शोधूनच काढतो. समझ में आ रहा है दोस्तों? ये सबसे आसान करके दिया है मैंने टेबल आपको. चलो आगे बढ़ू क्या? लिखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ DRRI is equal to 15% of amount of its debentures. Maturing during the year. Maturing during the year. अगले लाइन पे लिखना लास्ट डेट ऑफ DRRI, मतलब DRRI आप इस तारीख के पहले करोगे. बिफोर 30th अप्रैल of the year in which debentures are maturing. तो जिस अकाउंटिंग ईयर में डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर के 30th अप्रैल के पहले आप कभी भी DRRI करो. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें फालतू एकदम. तो मान लो 30 सितंबर 2023 को डिबेंचर्स की मैच्योरिटी डेट है, तो DRRI कब से पहले करना पड़ेगा, कौन से तारीख से पहले करना पड़ेगा? 30 अप्रैल 2023 के पहले कभी भी कर सकते हो आप. कुछ कंपनियां डिबेंचर इशू करते ही DRR भी क्रिएट कर देती है 10% का, और 15% ऑफ डिबेंचर्स DRRI भी किया जा सकता है. समझ में आ रहा है क्या? कुछ कंपनियां जानबूझ के DRR बस क्रिएट करेगी, क्योंकि DRR कब क्रिएट करना है? सेक्शन 71(4) क्या बोलता है कि व्हेन यू इशू द डिबेंचर यू क्रिएट अ DRR. तो मैं वो कभी भी कर सकता हूं, इशू के बाद इमीडिएटली कर दूंगा मैं. कितना करना है? 10% ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग. 10 लाख के डिबेंचर इशू किए तो 1 लाख का करना है DRR. समझे कि नहीं समझे? और इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है? 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर. तो उस अकाउंटिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आपके जितने डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उसका 15%. समझ में आ रहा है क्या फर्क है दोनों में? हाँ, लेकिन DRRI कब करना है? जिस पीरियड में आपके डिबेंचर्स का मैच्योरिटी है उस पीरियड के 30th अप्रैल के पहले. एक अकाउंटिंग पीरियड में 30th अप्रैल एक ही बार आता है, याद रखना. तो आपका कौन से पीरियड में
डिबेंचर का मैच्योरिटी है वो देखना है, उस पीरियड के पहले कौन सा 30 अप्रैल आता है। मान लो डिबेंचर की मैच्योरिटी डेट है 29 अप्रैल 2023, 29 अप्रैल 2023 है, तो अब DRRI कब करोगे? 30 अप्रैल 2022 को करेंगे, या फिर उसके पहले, या फिर उसके पहले। तो 30 तारीख को मोस्टली लास्ट दिन पे हम लोग करेंगे, अगर क्वेश्चन डेट के बारे में साइलेंट है तो। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि DRRI क्रिएट कर दो अभी के अभी इसी साल में, तो उसी साल में कर देंगे। DRRI कितना परसेंट करना है? 15% ऑफ टोटल डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग दैट ईयर। तो उस अकाउंटिंग ईयर में आप सभी डिबेंचर्स का पेमेंट करने वाले हो, तो टोटल डिबेंचर्स इंटू 15%। मान लो आधा ही पेमेंट करने वाले हो इस पीरियड में, और अगले पीरियड में आधा करने वाले हो, तो आधे का 15% इन्वेस्टमेंट अभी, आधे का 15% अगली बार। आर यू गेटिंग इट? इन्वेस्टमेंट करना है मतलब एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड बाद में वो इन्वेस्टमेंट बेचने हैं पहले, और उससे जो पैसा आएगा प्लस हमारा पैसा ऐड करके डिबेंचर का रिडम्पशन करना। इट्स अ प्योर लीगल फॉर्मेलिटी विच आई, बिकॉज ऑफ विच आई एम लर्निंग दिस, अदरवाइज इसका कोई भी उपयोग नहीं है सच बोलूं तो। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। तो भुवन को अगर लगता है कि 10 लाख रुपए का पेमेंट मुझे डिबेंचर्स का करना है फ्यूचर में, और मुझे 10 लाख का ही DRR क्रिएट करके रखना है फॉर सेफ्टी पर्पज, और 10 लाख ही इन्वेस्ट कर दूंगा मैं इन्वेस्टमेंट में, तो अच्छी बात है ना। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको फुल 100% DRR क्रिएट करना है, 100% इन्वेस्टमेंट में सेव करके रखना है, तो अच्छी बात है। और इन्वेस्टमेंट मतलब यस बैंक के शेयर्स में नहीं करना है, नहीं तो पैसा आएगा भी नहीं। इज इट राइट? तो सर इन्वेस्टमेंट करना कहां पे है वो भी तो बता दो। इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR अमाउंट as per rule 18 companies amendment rule 2019, following companies, all listed NBFC, all listed HFC, all other listed companies and all unlisted companies which are not NBFC and HFC। I hope अभी आपको टेबल रिलेवेंट समझ में आ रहा है। कौन से कंपनी को DRR करना है? all listed NBFCs, all listed HFCs, all listed other companies। यस DRR, यस DRR, यस DRR है लिखा ना मैंने। इन्वेस्टमेंट इनको करना है, एंड आगे ऑल अनलिस्टेड कंपनीज विच आर नॉट NBFCs एंड HFCs, मतलब ऑल अदर अनलिस्टेड कंपनीज, इनको ही DRRI करना है। अब ये मत पूछो कि सर इसमें वही कंपनियों को क्यों लिया, आई डोंट नो, ही ऑल्सो डोंट नो, उनको भी पता नहीं होगा। अब इनकम टैक्स में 30% का ही टैक्स रेट क्यों लगाया गया? नोबडी नोज। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? जिस बंदे ने इनकम टैक्स लॉ बनाया उस बंदे के बीवी का या गर्लफ्रेंड का 30 तारीख को बर्थडे था, इसलिए 30% बनाया। ऐसा मैं उत्तर दूंगा तो आपको पसंद आएगा क्या? हाउ कैन यू आस्क मी सच क्वेश्चन कि सर 10% ही क्यों लिया? कुछ तो लॉजिक होगा, बट उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, नहीं लॉ के टीचर को जाने की जरूरत है, नहीं मुझे जाने की जरूरत है। ये है, ये करूंगा, बात खत्म। नहीं सर एक्साइटमेंट तभी आएगा ना जब हम इसके बारे में सोचेंगे। सोचते रहो, मैं आगे बढ़ता हूं, चलेगा ना? आज का होमवर्क सोचो कि इस कंपनी को क्यों लिया, उस कंपनी को क्यों छोड़ा। मोहित सर को भी पूछने मत जाना क्यों पढ़ रहे हो इस झंझट में, आप बस सीखो, आगे बढ़ो ना। सर ये गलत तरीका है, गलत तरीका है, हमने 3 इडियट्स मूवी देखा है। पिक्चर पिक्चर होता है, याद रखना। अगर जवानी है दीवानी पिक्चर देख के मैं भी रणबीर कपूर की तरह कहीं भागना, मुझे दौड़ना है, ये काम धंधा छोड़ के मैं फोटोग्राफी का शौक है इसलिए बस फोटो निकालते जाऊंगा, तो क्या सच में मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा? पता नहीं, बट रिस्क है। अब बोलोगे रिस्क है तो इश्क है, ये भी सीरियल में देखा है।
ठीक है, रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट माय फ्रेंड्स, ठीक है। एनीवे, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज किसको डीआरआर करना है, किसको डीआरआरआई करना है, किसको डीआरआर नहीं करना है, किसको डीआरआरआई नहीं करना है, दैट्स इट। क्यों ये प्रश्न यहां पे मत पूछो, लॉ बोलता है, लॉ मैं फॉलो करूंगा, दैट्स इट। अब आरटीओ का सिग्नल, जब आप सिग्नल तोड़ते हो तो 1000 रुपए का ही चालान क्यों लगाया, 2000 का भी लगा सकते थे। अब मुझे क्या पता 1000 क्यों लगाया। अब आप ये भी पूछोगे सर 32,000 ही फ्यू क्यों रखा फाउंडेशन का, 34,000 भी रख सकते थे। नहीं, उल्टा पूछोगे क्या, तो मैं बोलूंगा मुझे क्या पता। कुछ तो कैलकुलेशन होगी ना, वो जिन्होंने सेक्शन बनाया उसको पता। समझ में आ रहा है क्या, आपको क्या करना है, आपको बस फीस भरनी है। चलो आगे बढ़ू क्या, अरे बोलो ना। हाँ, ये सब डीआरआरआई कब करना है, शाल ऑन और बिफोर 30th day of April in each year in respect of debenture issued, deposit or invest as the case may be, a sum which should not be less than 15% of amount of debentures maturing during the year ending 31st day of March of next year. तो इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो ये इन्वेस्टमेंट करना कहां पे है, इन डिपॉजिट्स विथ एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लीन, यानी एफडी बना के रख दो, कहां पे, शेड्यूल्ड बैंक में, सेफ। इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री फ्रॉम चार्ज, फ्री फ्रॉम चार्ज यानी वो इन्वेस्टमेंट गिरवी रख के उसके ऊपर कोई लोन नया नहीं करना है, नहीं तो लॉ का रिक्वायरमेंट इसलिए इन्वेस्टमेंट करोगे और इन्वेस्टमेंट गिरवी रख के उसके ऊपर एक नया लोन करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट पे कोई लोन नहीं होना चाहिए। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो, चलता है। इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन्ड इन क्लॉज ए टू डी एंड ई ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। मैंने जिंदगी में कभी आपको पढ़ाने के वास्ते भी इंडियन ट्रस्ट एक्ट ओपन नहीं किया, और उसमें जाके सेक्शन 20 का ए टू डी एंड ई मैंने कभी नहीं पढ़ा, सीए इंटर में भी नहीं पढ़ा, फाउंडेशन में भी नहीं पढ़ूंगा मैं। सर कितनी आलसी है तुम्हें, स्मार्ट हूं मैं, आप भी मत पढ़ना, क्या फायदा। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आएगा रे बच्चों, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं, लॉ पढ़ाता ना तो मैं सच में जाके ये पढ़ के आता। अकाउंट्स में आप इन चीजों का चिंता मत करो, आप बस क्वेश्चन अमाउंट से खेलना है हमें, 15% वो सही निकालो, नालायक ये पढ़ते हो और वहां पे 10% निकाल के आते हो, वो गलत है ना। तो एनर्जी सेव करो बच्चों, डोंट रीड दिस, ठीक है ना, ये ओपन करके देखना नहीं है कि क्या क्या है उसमें। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में सेक्शन 20 में ए टू डी में कौन से इन्वेस्टमेंट लिखे हुए हैं, क्या करूं मैं जान के, जान दो ना, उसमें करना है ऐसा लिख के आएंगे, और ये पूछेंगे भी नहीं, टेंशन मत लो। बस मैं आपको बता रहा हूं कि यस बैंक के शेयर में नहीं लगा सकते पैसे, इनमें ही लगाना है पैसा, ठीक है, इसमें ही इन्वेस्ट करना है। कितना, 15% ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च। आर यू गेटिंग इट और नॉट, अरे बोलो ना। इन अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी which is notified under clause F of section 20 of Indian, ये कम था देखो, ये भी आ गया इसमें, जाने दो, मतलब A to D वहां पे है, E वहां पे है, F यहां पे है, जान दो रे, आगे बढ़ता हूं। The amount deposited or invested as the case may be above should not be utilized for any purpose other than redemption of debenture maturing during the year referred to the above. In case of partly convertible debentures, DRR should be created in respect of non-convertible portion
ऑफ द डिबेंचर इशू इन अकॉर्डेंस विथ दिस सब रूल। अब देखो कन्वर्टिबल डिबेंचर से तो आप वैसे भी पेमेंट नहीं करने वाले हो, बस डिबेंचर के बदले आप क्या इशू करोगे, इक्विटी शेयर्स। तो अगर मान लो कोई पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर आपने इशू किया, मतलब ऑप्शन दिया है कि यू डिसाइड कि आपको इक्विटी चाहिए या प्रेफरेंस शेयर चाहिए, सॉरी इक्विटी चाहिए या पैसा चाहिए, बराबर है ना। तो 50% लोगों ने हाँ बोला इक्विटी के लिए और 50% लोगों ने ना बोला। तो पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में कन्वर्टिबल पोर्शन कितना है, 50%। कन्वर्टिबल के केस में मुझे पैसा वैसे भी नहीं लगता है, तो इसके लिए ना ही डीआरआर बनाओ ना ही डीआरआरआई बनाओ, बट रिमेनिंग 50% के लिए पैसा लगेगा ना, तो ये सब 10% 15% के रूल उसको एप्लीकेबल हो जाते हैं रिमेनिंग 50% पार्ट के लिए, जो कि नॉन कन्वर्टिबल पार्ट बोला जाता है। यानी इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स डीआरआर एंड डीआरआरआई शुड बी क्रिएटेड फॉर अ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ओनली, बराबर है क्या। ये एक नोट लिखना है हमें अभी इस टेबल के नीचे, ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अगर मान लो क्वेश्चन में आता है तो डीआरआर के प्रोविजन उसके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ बट उसमें कोई नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है तो मुझे उसके लिए डीआरआर एंड डीआरआरआई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू। नॉन कन्वर्टिबल पार्ट मतलब पैसा देने वाला पार्ट, कन्वर्टिबल मतलब पैसा नहीं देने वाला पार्ट। पैसा नहीं दे रहा हूं तो डीआरआर भी नहीं बनेगा, डीआरआरआई भी नहीं बनेगा। पैसा दे रहा हूं तो डीआरआर भी बनाना पड़ेगा, डीआरआरआई भी बनाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी भी चेक करनी पड़ेगी कि चार में से कौन से कैटेगरी में आती है। समझे कि नहीं समझे। अरे बोलो ना रे बच्चों, नाराज हो क्या, क्यों। the amount of credit the amount credited to DRR shall, कितनी बार बताओगे यार, shall not be utilized by the company except for the purpose of redemption of debenture. Note for students, this is for you. It should be noted that appropriation to DRR can be made anytime before redemption, and investment in specified securities as mentioned above can be done before 30th April फॉर द डिबेंचर्स मैच्योरिंग दैट ईयर। तो उस अकाउंटिंग ईयर में जो कुछ भी डिबेंचर्स मैच्योर हो रहा है उस अकाउंटिंग ईयर में 30 अप्रैल के पहले आपको डीआरआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। एंड डीआरआर कब क्रिएट करोगे, एनी टाइम, जिस पीरियड में मैच्योर हो रहा है उसी पीरियड में भी कर सकते हो, नहीं तो पहले भी करके आप फ्री हो सकते हो, आपके ऊपर है कि डीआरआर कब क्रिएट करना है। बट बिफोर डिबेंचर करना मतलब इनफ है नहीं तो डिबेंचर रिडीम करने के बाद डीआरआर क्रिएट करके क्या करोगे। नींद आ रही है, सो जाओ एक 10 मिनट के लिए, पावर नैप ले लो। सर अभी तक पावर नैप ही ले रहे थे हम लोग है कि नहीं यार बच्चों, मैं इतना मन लगा के पढ़ा रहा हूं आपको, ये सब आएगा क्वेश्चन में करना है आपको इंप्लीमेंट, तब देखेंगे सर, तब पढ़ेंगे। आगे कुछ लिखा है आपके लिए, however for the sake of simplicity and ease it is advisable to make appropriation and investment immediately after the debentures are allotted, assuming that company have lot of पैसा in profits। यानी डीआरआर भी आप उसी वक्त बना दो इशू करते ही, एंड डीआरआरआई भी उसी वक्त कर दो इशू करते ही। डीआरआर कितने का करोगे, 10% ऑफ टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, एंड डीआरआरआई 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, जो कि टोटल अमाउंट ही होगा ना। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है तो 1 लाख का उस पीरियड में करो, अगले 1 लाख का अगले पीरियड में करो, उसके अगले 1 लाख का उसके अगले पीरियड में करो, उसके अगले 1 लाख का उसके अगले पीरियड में करो, उसके अगले 1 लाख का उसके अगले पीरियड में करो। हो गया, समझ में आ रहा है क्या। अरे नलायक को बोलो ना। ऑल्सो इन सम केसेस द डेट ऑफ अलॉटमेंट कुड बी मिसिंग, मग काय करायचं, इन सच केसेस द अप्रोप्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर फॉर विच लेजर अकाउंट्स आर टू बी ड्राफ्टेड। ये जनरल पॉइंट मैंने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस एक्सपीरियंस। कभी कभार क्वेश्चन में अलॉटमेंट का डेट नहीं देते,
तो क्या करोगे? तो जिस पीरियड का अकाउंट पूछा है ना आपको बनाने के लिए, उस पीरियड के पहले तारीख को डीआरआर भी कर दो, डीआरआरआई भी कर दो। लेकिन डीआरआर एंड डीआरआरआई किसके लिए करेंगे? सिर्फ अनलिस्टेड ऑदर्स, डीआरआर बाकी किसी को नहीं करना है। एंड डीआरआरआई लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी एंड अदर लिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआरआई करना पड़ता है, बट वो डीआरआर नहीं क्रिएट करेंगे। क्या पागलपन है यार, आसान बना के दिया है, टेबल पढ़ोगे ना चक्कर आएगा। चलो, तो अब डीआरआर बनाने की एंट्री क्या होती है? नहीं, बट बिफोर दैट ये एक नोट लिखो ना प्लीज, सम इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटिंग टू डीआरआर एंड डीआरआरआई लिखो। लिखो, अभी मैं थक गया बोल बोल के, जरा आप ये कॉपी करो। ऐसे लिखो, फॉर पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, फॉर पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, बराबर है क्या दोस्तों? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को नो डीआरआर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को डीआरआर। यस लिखो, यस डीआरआर, नो डीआरआर। यस डियर, नो डियर नहीं बोल रहा हूं। चलो, एंड फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को नो डीआरआर। समझे क्या बच्चों? जर्नल एंट्रीज लिखो, लिखो, जर्नल एंट्रीज फॉर क्रिएटिंग डीआरआर। इवेंट लिखो, एंट्री लिखो, जर्नल एंट्रीज लिखो। पहली जर्नल एंट्री कौन सी लिखूंगा? फॉर क्रिएटिंग डीआरआर, फॉर क्रिएटिंग डीआरआर। एंट्री लिखो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लिखा क्या ये एंट्री? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर डीआरआर इन्वेस्टमेंट ऐसा लिखो, फॉर परचेसिंग डीआरआर इन्वेस्टमेंट। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या? फॉर परचेसिंग डीआरआर आई। बोलो क्या एंट्री होगी? एफडी करते हो तो क्या एंट्री होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ना। वैसे ही हम बस इसका नाम क्या देंगे? डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखा क्या? मित्रों, क्या आपने लिखा? चलो, अब क्या होता है,
कभी कभार आपको वो जो इन्वेस्टमेंट किया है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। लिखो अब अगले लाइन पे, फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसा ही कर दो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, लिखा ना आपने, फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डीआरआर, क्या एंट्री मारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब नंबर 4 लिखो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसको दो पार्ट्स में बांट दो। इफ री इन्वेस्टेड, मतलब वो इंटरेस्ट फिर से अपने इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर दिया। होता है ना, आप एफडी का इंटरेस्ट क्या करते हो, एफडी में ही ऐड कर देते हो अगली बार। तो अगर आप ऐसा री इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर इट टू डीआरआर अकाउंट, ट्रांसफर इट टू डीआरआर अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी दोस्तों? उस केस में इंटरेस्ट को क्रेडिट बैलेंस है ना, तो वो डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डी आर आर अकाउंट। यानी आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बढ़ाना है आपको अगर री इन्वेस्ट किया तो। इफ नॉट री इन्वेस्टेड, इफ नॉट री इन्वेस्टेड, तो क्या करेंगे? ट्रांसफर इट टू पी एंड एल अकाउंट। इफ नॉट री इन्वेस्टेड, ट्रांसफर इट टू पी एंड एल अकाउंट। बराबर 6। फिर क्या एंट्री होगी उस केस में? ये नहीं तो ये, दोनों में से एक कोई ट्रीटमेंट यूज करना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डी आर, नहीं, टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, लिखी जर्नल एंट्रीज। हाँ, नंबर 5, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बिफोर redemption of debentures, sale of investment before redemption of debentures। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई अकाउंट, बराबर ना? इन्वेस्टमेंट बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई अकाउंट, बराबर है क्या? ब्रैकेट में नहीं तो पूरा लिखो ना, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ, अब लिखो आगे, ब्रैकेट में लिखो अगले लाइन पे, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, एनी प्रॉफिट और लॉस, थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा ना आपको, कम भी मिल सकता है। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट shall be transferred to P and L account. Any profit or loss on investment shall be transferred to P and L account. है कि नहीं? मस्त, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, ये सारी बातें फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो, आई होप आई हैव कवर्ड एवरी पॉइंट हियर। एक काम करें, यहाँ पे 5-6 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, कुछ आगे जाके ऐड करना पड़े तो यहाँ पे आके लिखते हैं, सो दैट एक ही जगह पे आपको सारे प्रोविजंस रिवाइज हो जाए। अरे बोलो ना। अब लिखो कैपिटल रोमन 1,
redemption of debentures by purchasing own debentures from market. ते पांच छह लाइन छोड़ने के लिए बोला था ना, वहां पे आ जाइए, एक नोट लिखना है और ऐसे बाद में याद आता है। लिखो, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, after redemption of debentures, the balance in DRR account shall be transferred to general reserve account. After redemption of debentures, the balance in DRR account shall be transferred to general reserve account. ओके अरे बोलो ना, चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों? हाँ, अब लिखो कैपिटल रोमन 1। क्या लिखना है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेसिंग ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट। पहला केस पढ़ रहे हैं अभी हम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेसिंग ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट। एक मिनट जरा क्वेश्चन देखता हूं मैं। इलस्ट्रेशन 1 कौन सा ही है? ये तो बैलेंस है। अरे रुको जरा मॉड्यूल देखता हूँ, लगता है वो क्वेश्चन सिलेबस में रखा ही नहीं। नहीं है क्या? देखा तुमने? डीआरआर नहीं रे भाई, डीआरआर है ये, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड इट्स कैंसलेशन। वो वाला मेथड निकाला है लगता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको उसमें एक झंझट है। अच्छा होगा अगर वो निकाला जाए। तो ये आज ही खत्म करते फिर। नको, अरे अभी तक जो पढ़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना है। रुको जरा पहले मॉड्यूल देखता हूं मैं। कहां पे गया वो? खामोश। क्या जरूरत थी ये सब करने की चेंज? गप फाउंडेशन व्यवस्थित होता आपला। ये वहां पे निकाला ना इंस्टीट्यूट ने, एक अकाउंट्स कम हुआ तो कहीं पे ऐड होना चाहिए ना। फाइनल में ऐड करेंगे ऐसा चैप्टर। चल जाने दो, अभी रोने से अच्छा है। ये देखो यहाँ पे देखो, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, इसके कारण मैंने लगता है ये ले लिया, बाय परचेस इन द ओपन मार्केट, बट क्वेश्चन ही नहीं है उसके ऊपर। देखते देखते रुको जरा, चुप बैठो रे नलाय को। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डीआरआर, ये सब हम खत्म कर चुके हैं। बैलेंस इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर, नो डीआरआर यस डीआरआर, नो डीआरआर नो डीआरआर यस डीआरआर, डीआरआर है। by payment in lump sum, by payment in installment, oh no,
यस, दिस इज नॉट कवर्ड। वाह, लिखो लिखो लिखो, यही लाइन आपको लिखने के लिए हेडिंग लिखवाया मैंने। लिखो, डिबेंचर समटाइम्स। एक काम करो, ऐसा मत लिखो, क्यों निकाला उसका रीजन बताता हूं। सिंपल है, खरीदते समय ना एक जबरदस्त इंटर का कंसेप्ट है जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। आप इंटर में मेरे पास आओगे तो आओगे ना, पहले पढ़ाई करो, पास हो जाओ, बाद में सोचते हैं, ठीक है। जब आप सीए इंटर में आओगे, नहीं तो मैंने पब्लिक, जान दो आप क्यों देखोगे। हाँ तो हमने ये लिखा था ना यहाँ पे, पहला वाला चार्ट, नॉट इन फाउंडेशन सिलेबस, ऐसा लिख दो। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, बिकॉज ये पढ़ाने के लिए मुझे 2 घंटे बड़बड़ करनी पड़ती, एंड बावजूद उसके आपका कंसेप्ट ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता। तो मैं सोच रहा था ना कि ये पढ़ाऊं या पहले ये पढ़ाऊं, तो थैंक गॉड मैंने ये पहले नहीं पढ़ाया, नहीं तो पूरा एफर्ट बर्बाद हो जाता। नॉट इन फाउंडेशन सिलेबस, ओके, नॉट इन फाउंडेशन लिखा आपने, तो दिस इज रिमूव्ड। अर्लियर दिस वाज देयर इन योर सिलेबस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बट अगली दफा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको इग्नोर करना। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है कि कैसे वो खरीद के कैंसिल किया जाता है, ठीक है, बट जान तो अभी है नहीं तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ऑल थियरीज ओवर, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल्स ही करेंगे, चलेगा ना। फिर ये आसान हो गया बच्चों चैप्टर। तो कल तो ये पक्का खत्म हो जाएगा, पहले थोड़े क्वेश्चन करते फिर आगे का प्लान बताऊंगा मैं आपको। चलो ब्रेक ले ले, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और दोस्तों, आज जो मैंने आपको लिख के दिया है वो ही बस करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। और इसके बेसिस पे अभी आप क्वेश्चन कैसे फटाफट सॉल्व करते हो देखो, आई होप सो। कितने बजे मिलेंगे? 3:30, 3:10, ज्यादा से ज्यादा 3:15, 3:15 को मैं आ जाऊंगा।